नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मैं उन दिनों मेरठ में था, दैनिक जागरण में क्राइम रिपोर्टिंग ही करता था और बड़ा भीषण दंगा हुआ था। 87 की बात कर रहा हूं। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नारायण दत्त तिवारी थे या वीर बहादुर सिंह थे, इन्हीं में से कोई दोनों में से था। मोहसिना किदवई केंद्र में मंत्री थी, राजीव गांधी सरकार में। मेरठ में भीषण दंगे के बीच राज्य सरकार के 3 मंत्री पड़े हुए थे प्रतापपुर कताई मिल के गेस्ट हाउस में। मोहसिना किदवई सर्किट हाउस में पड़ी हुई थी और करीब करीब 1.5 महीने तक वो दंगा चला था। 1.5 महीना, आप कल्पना कर सकते हैं। और उस समय जो दंगे होते थे वो इसी तरीके से होते थे। 1-2 दिन में कोई दंगा रुक जाए वो तो दंगा ही नहीं कहलाता था, माना ही नहीं जाता था। और चूंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो घंटा घर पर एक पुलिस चौकी थी, तो वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी और कुछ थानेदार वगैरह वो बैठे रहते थे। जब हमारा उधर का चक्कर लगता था तो हम लोग भी बैठ करके चाय पर बतियाते थे। और उस समय एक घटना मुझे याद आ रही है। एक गुदड़ी बाजार था, वहां पर नजदीकी कबूतर वगैरह पालने बेचने वाले बहुत बैठते थे। वहां पर एक सांड जो है वो साइकिल वाले से टकराया और उसके बाद जो स्टेबिंग शुरू हुई तो करीब करीब मुझे लगता है कि 10-12 मिनट में, शुरू के 10-12 मिनट में ही 25-26 लोगों की चाकूबाजी से या तो हत्या हो चुकी थी या वो गंभीर रूप से घायल होकर के मेडिकल कॉलेज पहुंचाए जा चुके थे। यानी दंगे के लिए बहाना चाहिए होता था। लेकिन आज क्या ऐसे ही होता है उत्तर प्रदेश में? और क्यों 2 दिन में पूरी तरह चीजें नियंत्रित हो जाती हैं? क्यों कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती है? और क्यों एक भय का वातावरण है जो पहले नहीं था? ये जो माफिया राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आम आदमी की जान की कोई कीमत रह गई थी, ये सब चीजों से उबारने वाले योगी आदित्यनाथ अगर कोई बात कहते हैं किसी घटना पर तो उससे बहुतों को मिर्चें क्यों लग जाती हैं? पूरा इकोसिस्टम छाती क्यों पीटने लगता है? और मॉरिशस की यात्रा पर पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह का बयान क्यों देने लगते हैं कि ये जो संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरी न्याय प्रणाली अपने मुंह पर हाथ फेर करके अपने आप से पूछेगी कि बरसों बरसों तक और दशकों तक मुकदमे क्यों चलते हैं? न्याय क्यों नहीं हो पाता है? जो गवाह होते हैं वो पक्षद्रोही क्यों हो जाते हैं? उनकी हत्याएं क्यों हो जाती हैं? इतने दशकों तक अगर और वर्षों तक मुकदमे चलते रहेंगे तो आप दंगे फसाद और माफियाओं का उन्मूलन कैसे कर पाएंगे? मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इन सारी चीजों पर बहुत बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अवनीश शर्मा जी। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, ये जो योगी जी का दंगा और माफिया उन्मूलन मॉडल है, इससे बहुतों को परेशानी क्यों है इस देश में? बिल्कुल सर। परेशानी जिन्हें होनी चाहिए उन्हें है और उन्हें परेशानी होनी भी चाहिए। अब यहाँ पर दो तरह की पार्टियां हैं। एक तो सीधे सीधे दंगों से लाभान्वित होने वाली पार्टी, और दंगों से लाभान्वित होने वाली पार्टी कौन है सर? जो अपने मजहबी कारणों की वजह से दंगा करती थी, एक वो। दूसरा, उस दंगों में जो लूटपाट होता था उससे वो बेनिफिटेड होती थी। तीसरा, भारत में आग लगाओ, भारत को तोड़ो, भारत को जलाओ,
एक ये उनका बृहद जो एजेंडा है उसके 1-2 पाठ और पढ़ लिए जाते थे दंगों में, यही तो होता था। तीसरा, जो भारत का बहुसंख्यक है, जो शांत चित्र है अपनी प्रकृति से, अपने संस्कार से, अपने धर्म से, उसके ऊपर एक और भय का वातावरण बना देना। तो ये बेनिफिशियरी थे। तो एक जो बेनिफिशियरी थे वो नाखुश हैं, निश्चित तौर पर नाखुश हैं, 2017 से लगातार नाखुश है सर। और थोड़ा स्थिति में परिवर्तन है, केवल नाखुशी नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए प्रसन्न नहीं है। दिक्कत ये है कि ऐसा हो पाने का आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लेके और दुखी है सर। आज मीठा नहीं खा पा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब चीनी बाजारों में आनी बंद हो रही है, ये दुख और सालता है। दूसरा, आपने जिसका एक जिक्र किया मॉरिशस से, ये सर स्पष्ट रूप से वो इकोसिस्टम है जो इन बेनिफिशियरीज को सेकंड पार्टी के तौर पर कवर फायर देता रहा है, इनका पीठ थपथपाता रहा है, इनका मन बढ़ाता रहता है, इनके हाथों के पत्थर और हाथों के चाकुओं को और धार देता रहा है, इनके माचिसों में और आग भरता रहा है। और ये जुडिशरी भी है सर। रात के 12 बजे एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलता है, ये धार नहीं देना तो और क्या है, ये मनोबल ऊंचा करना है तो नहीं है, क्या है? ये सच है कि फांसी नहीं रुकी, लेकिन प्रयास तो किया गया सर। हिम्मत हौसला बढ़ता है सर, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ये तो हासिल होती है। तो ये चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकारिता का, इस देश की मीडिया का एक नेहरू की सत्ताई छायावाद में प्रारंभ काल से पलता हुआ एक ऐसा मीडिया वर्ग जो वाकई में गोदी मीडिया कहलाने योग्य है, उसके कवर फायर को आप देख लीजिए सर। पत्रकारिता के मानक क्या तय किए गए थे इस देश में? समुदाय विशेष। अरे भाई, समुदाय विशेष क्या होता है? आप स्पष्ट रूप से ये लिख नहीं सकते थे, प्रिंट मीडिया में ये लिखा नहीं जा सकता था। ये तो हमने मानक बना रखे थे, ये हम मानक बना ही नहीं रखे थे, इसका पालन करते थे। तो सर उनमें अप्रसन्नता है। और जिस तरीके से कहते हैं कि अगर देश में अच्छे दिन हैं तो एविल्स और डेविल्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप लें तो नकारात्मक लोगों को डरना तो चाहिए ना सर। एक डर का माहौल भी निरंतर होना चाहिए। अगर एक अमन का माहौल होना चाहिए सकारात्मकता के लिए, तो नकारात्मकता के लिए डर का माहौल होना ही है। ये न्यायोचित ही नहीं, नैसर्गिक है, होगा ही होगा। दूसरा पक्ष, बस तय इतना करना है, पहचान इतनी करनी है कि कौन सकारात्मकता के साथ है, कौन सकारात्मक है, और कौन नकारात्मकता के साथ है और कौन नकारात्मक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाते हैं सर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भविष्य में, लेकिन न भूतो न भविष्यति को अगर मैं ले आऊं, तो भविष्य को अगर मैं अभी छोड़ देता हूं, तो 25 करोड़ आबादी के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जनतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, शपथ लेके पद पर बैठे हुए, 2 टर्म से हम लोग उनके काम को देख रहे हैं, पूरा देश उनके काम को देख रहा है, जहां काम के सिलसिले में उनका कोई किसी से विभेद नहीं है। लेकिन वही मुख्यमंत्री आगे बढ़ के एक इतना ब्लंट स्टैंड लेते हैं, मैं उसे स्टेटमेंट नहीं कहता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महज जबानी जमा खर्च करने वाले नेता नहीं है। पिछले दिनों बरेली में आई लव यू मोहम्मद के जरिए जो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने एक जहर फैलाने का प्रयास किया था, और मैं कांग्रेसी इकोसिस्टम क्यों कह रहा हूं, ये मौलाना तौकीर रजा या बरेली या बरेलवी का कोई अकेला मजहबी मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसको समझने की बेहद आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद, सो कॉल्ड हाइड्रोजन फुस बम के बाद, जो राहुल गांधी ने सर शाम को ट्वीट किया था, उस ट्वीट में 3 लाइनें लिखी थी उस व्यक्ति ने, इस देश का युवा, इस देश का स्टूडेंट, इस देश का जनरेशन जेड। पिछली बातचीत में मैंने इस पर आशंका उठाई थी कि जब उन्होंने इस देश का युवा लिख दिया, छात्र लिख दिया, जो छात्र है वही युवा है, जो युवा है वही छात्र है, उसके बाद जनरेशन जेड से उनका क्या मतलब था? साथ में तस्वीर एड़ी से ऊंचे पाजामे की, लोअर की।
ये साफ संकेत था, वही आई लव यू मोहम्मद। ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, रखी जा चुकी थी। और कांग्रेस क्यों सन्न है, क्यों चुप है, इस पर भी आगे बात करेंगे। जरा योगी जी को ले लेते हैं। सर, एक ऐसा मुख्यमंत्री कहता है कि गजवाए हिंद का सपना अगर यहां पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद किया जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ा स्टैंड है जो इस देश में 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री लेते हैं। ऐसा इतिहास में कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं कहा। इसका अर्थ है कि संवैधानिक रूप से भारत में अब एक ऐसे नेता का उदय हो चुका है जो न सिर्फ बयानबाजी करता है बल्कि संवैधानिक पद पर बैठ के इसको ओन करता है कि भारत की राष्ट्रीयता को खतरा पहुंचाने वाला, भारत की डेमोग्राफी को कंप्लीटली बदलने वाला, भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान सनातन को मिटाने वाला अगर गजवाए हिंद नाम का कोई किताबी चूरन है तो वो जो यहां पर देखेगा वो जहन्नुम के टिकट द्वारा नवाजा जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का सबसे रिसेंट बयान है। इसके पहले बरेली में जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने चंड मुंड और इस तरह के अगर काम करोगे तो वो तो एक घटना विशेष को लेके है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ गजवाए हिंद को सीधे एड्रेस कर देते हैं तो इसका अर्थ है उन्होंने इस्लाम के नकारात्मक विस्तारवाद को सीधे सीधे चैलेंज किया है और एक जिम्मेदार पद पर बैठ के चैलेंज किया है। ये इस देश की महानतम घटनाओं में से एक घटना है सर। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं कि ये किसी पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं कहा, किसी धर्मगुरु ने नहीं कहा, किसी समाज सुधारक ने नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ एक धर्मगुरु हैं, योग पथ से राजपथ की सशक्त और सफल यात्रा में लीन पुरुष हैं, कर्मयोगी हैं, लेकिन 2 पैरे की संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। कल को यह देश बड़े सकारात्मक रूप से उनकी यात्रा को और आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहा है, ये जनभावना है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का गजवाए हिंद को जहन्नुम रसीद कराने की बात करने मैं ये समझता हूं कि इसने भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जो हमारा राजनैतिक राष्ट्रीय चरित्र रहा है, इसको बदलने वाला ये क्रांतिकारी उद्बोधन है जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और ये किसी बरेली से करोड़ों गुना बड़ा नैरेटिव है। ये भारत के आगे भविष्य को निर्धारित करने और उसको सुरक्षित करने वाला नैरेटिव है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। अच्छा, पिछले दिनों सर विजयदशमी का पर्व था जी, और योगी आदित्यनाथ जी जहां के पीठाधीश्वर हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर की, संयोग से मेरा भी गृहनगर वही है, मैं भी अपने त्योहार में वहीं था। तमाम बातें कहते हुए योगी जी ने अपने परंपरागत राज तिलक करने के बाद एक रिचुअल है, वहां मंदिर से निकलते हैं, मानसरोवर एक मंदिर है, वहां आते हैं, मानसरोवर की एक रामलीला है, वो परंपरागत सैकड़ों सालों से पीठ का चलता आ रहा है। वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और पूरी झांकी का राज तिलक करते हैं और उसके बाद उद्बोधन भी देते हैं। बड़े बाबा थे वो भी दिया करते थे और अब योगी आदित्यनाथ जी, वहां भी उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। मेरा सौभाग्य है कि मैं सामने बैठा हुआ एक दर्शक के तौर पर उसको अपने कानों से सुन भी रहा था। वो सारे के सारे वीडियो फुटेज, छोटे छोटे बाइट्स जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी के एक्स हैंडल पर मौजूद भी हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ हम कानून लेके आए हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और हम इसको सख्ती से लागू कराएंगे। दूसरा उन्होंने कहा लव जिहाद जैसी किसी चीज के खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कानून लेके आए हैं, इसे और मजबूत करेंगे, इसे और इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद गजवाए हिंद। सर, दंगे और दंगाइयों की रूट काज का इलाज हो रहा है। क्योंकि सर कहीं भी दंगा, आपने अभी मेरठ के दंगे का जिक्र किया, मैं उस जनरेशन से आता हूं सर जिसने दंगों से ही अपना किशोरपन जीना सीखा है। तरह तरह के दंगे सर,
यही योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे, और सांसद 1998 में पहली बार सांसद बने, 25 साल की उम्र में सांसद बने। और सर, मुहर्रम का समय मुझे याद है, मैं अपने गृहनगर में था, और मुहर्रम के जुलूस में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक परिवार रिक्शे पे बैठ के अपने घर जा रहा था। थोड़ी देर की ट्रेन थी और चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी आम थी सर, छुरेबाजी आम थी, और योगी आदित्यनाथ, उसमें एक मृत्यु भी हो गई दुखद। और योगी आदित्यनाथ जी मंदिर से बमुश्किल 4.5 किलोमीटर दूर उस स्थान पर जहां दंगा हुआ, वहां 15 मिनट के भीतर मौजूद थे। योगी जी का एक चरित्र है सर, वो मौके पर पहुंच के फ्रंट से लीड करने वाले व्यक्ति हैं। आज मुख्यमंत्री हैं तो भी उनका यही गुण है। और मैं तो कई जगह मैंने कहा कि अगर योगी जी का वश चलता, वो मुख्यमंत्री न होते, तो बरेली में पुलिस टीम के आगे आगे नेतृत्व करते हुए योगी जी के चलने का राजनीतिक चरित्र है, और ये उनकी दृढ़ता है, ये उनका संकल्प है। फिर सर, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, लेकिन अब लोग कहेंगे कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, तो सबसे ज्यादा दंगाई अगर वही है तो क्या करेंगे योगी जी? जब वो मकान देते हैं, जब वो बिजली देते हैं, जब वो सुविधा देते हैं, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। कोई आके गोरखनाथ पीठ का सुबह सुबह दर्शन कर ले, 5 बजे पहुंच जाए मॉर्निंग वॉक के लिए। सर, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो आसपास के इलाके के मुस्लिम पुरुष और महिलाएं हैं, वहां योग करते हैं, वहां जाके सुबह का मॉर्निंग वॉक करते हैं। वहां तो विभेद नहीं करते। एक जमाना था सर, हमने देखा है, वहां सैकड़ों दुकानें जो हैं, उनमें से अच्छी खासी दुकानें मुस्लिमों की हुआ करती थी। गौशाला में मुस्लिम काम करते थे। मुझे याद है 2017 के आसपास किसी एक टीवी चैनल के एजेंडा खोर पत्रकार ने जाके ये कहा था कि यहाँ पर मुसलमानों से नफरत किया जाता है, उनकी मंदिर प्रवेश पर एंट्री है। यहाँ तक कहा था कि दलितों के मंदिर प्रवेश पर एंट्री है, और सोशल मीडिया ने सारे धागे खोल के दिखा दिए थे। सवाल ये होता है सर कि दंगा हो, लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है। मैं नहीं मानता सर, दंगा इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है। दंगा इस देश में मजहबी मैटर है सर, मजहबी सब्जेक्ट रहा है। ये ऐतिहासिक भूलें हमसे हुई हैं कि हमने दंगा को चोरी, राजनी और इस तरह की जो अराजकता होती है उससे जोड़ के रखा है। नहीं है सर, भारत में दंगों का इतिहास गजवाए हिंद से ही निकल के आता है। यही वो गर्भनाल है जहां से दंगे पैदा होते हैं। अन्यथा सर, दंगा लॉ एंड ऑर्डर का विषय कैसे हो सकता है? बरेली में जो कुछ भी हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय कहां हो सकता है? ये मजहबी मोटिवेटेड था, तो दंगों का यह इतिहास यही रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने उसकी असली नब्ज पकड़ ली है कि ये गजवा हिंद नाम का चूरन फितूर जब तक यहाँ के मुसलमानों के जेहन में रहेगा, तो योगी जी सर केवल झुमका नहीं साफ कर रहे, ये जो मजहबी और उन्मादी झुमके हैं सिर्फ बरेली में उनको नहीं साफ कर रहे हैं, उन्होंने अब प्रण कर लिया है। और प्रण तो उनका पहले से था, संकल्प उनका पहले से था, एक सांसद के तौर पर भी देखा गया है। लेकिन अब उन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि जो असली गर्भनाल है, जहां से ये सारी चीजें पैदा होती हैं, गजवाए हिंद, अब वो ब्रेन वॉश करने पर आया। और निश्चित तौर पर हम में से बहुत सारे सकारात्मक लोग ये सोचते हैं, और ये बात सही भी है। मैं गुजरात का एक उदाहरण आपको बताऊंगा सर। पिछले से पिछले चुनाव के दौरान मैं 10 दिन गुजरात ऐसे ही था, बिना किसी असाइनमेंट के। कभी टेम्पो से निकलना, कभी इस शहर जाना, कभी उस गांव जाना, ऐसे ही कर रहा था मैं। मेरे साथ बाबा रामदास भी थे। हम लोग ऑटोज में इधर उधर जाते थे, तो हमने पूछा, साहब ये बताइए, हम लोग जब किशोर थे तो हमेशा पढ़ते थे कि अरे अहमदाबाद में दंगा हो गया, इस हफ्ते दंगा हो गया, उस हफ्ते दंगा हो गया। आखिर 2002 के बाद ये स्थिति क्यों बदली? तो वहां एक मुस्लिम ऑटो चालक, कई लोगों ने बताया, लेकिन एक ही ऑटो चालक की बात मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि साहब देखो, ऐसा है ना, मोदी साहब ने दंगा करने वालों को काम पे लगा दिया। और हुआ क्या कि पहले 2002 के पहले वो सारे लोग अपना इलाका छोड़ के दूसरे के घरों में आग लगाने पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जलने के लिए कुछ था नहीं, ऐसा वो समझते थे। आज दंगाई मानसिकता के लिए उद्वेलित लोग एक बार अगर मोटिवेट भी होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये मेरा मकान, मेरी दुकान भी कोई आके जला जाएगा, और ये भी दंगे में जल जाएगा। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब कपड़ा, मकान,
बिजली, घर, सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं, तो मुसलमानों को भी उतनी ही बराबरी से देते हैं जितनी किसी और को देते हैं। और सही। ये इसके साथ भरे पेट होने के बाद अगर दिमाग साफ हो गया, दिमाग सही हो गया, ब्रेन वॉश हो गया, तो मुझे लगता है कि ये जो दंगा हम लाठी के बल पे 2017 से देखने की परिकल्पना कर रहे हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएंगे सर। और इनकी लंबे समय की दुरुस्तगी, इनकी असली बीमारी को पकड़ के उसका सर्जरी या कड़वी दवाई से इलाज। तो इसलिए सर योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसी राह पकड़ी है और एक ऐसे इरादे जाहिर किए हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश केवल योगी टर्म में नहीं, हमेशा के लिए दंगा करना भूल जाएंगे। और निश्चित तौर पर अब इसी की आवश्यकता है। ईश्वर करे ये दृढ़ संकल्पता उत्तर प्रदेश से भी बाहर निकले और पैन इंडिया डेवलप। सर बहुत महत्वपूर्ण बातें अवनीश जी आपने कही हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले की सरकारें दंगा नियंत्रण क्यों नहीं कर पाती थी? मैंने बताया आपको, मोहसिना किदवई उस समय मेरठ मवाना सीट से सांसद थी और केंद्र में मंत्री थी राजीव गांधी सरकार में। कई दिन तक मेरठ में डेरा डाले पड़ी थी और एक सईदुज्जमा थे, मंत्री हुआ करते थे, कई दूसरे, एक हसन साहब थे, वो थे, यानी 3-3 मुस्लिम पड़े हुए थे मेरठ में, मंत्री थे। दंगा नियंत्रित नहीं हो रहा था। दंगा क्या इसीलिए नियंत्रित नहीं हो रहा था? और अब क्यों 24 घंटे में, 48 घंटे में? और योगी जी स्पष्ट कहते हैं कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही नियंत्रित करके दिखाऊंगा, और नियंत्रित करके दिखाते हैं। ये कैसे हो रहा है और पहले क्यों नहीं होता था? बड़ा साफ है सर, सरकारों का प्रश्रय था, खुद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे, सरकारी तंत्र स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता था। सर जिस मुलायम सिंह यादव की सत्ता रहते हुए उत्तर प्रदेश में और जिस अखिलेश यादव जी की सत्ता रहते हुए उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व डीजीपी खुलासा कर चुके हैं विक्रम सिंह साहब कि अलिखित आदेश था कि यादवों और मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर किसी कीमत पर कतई दर्ज नहीं होनी चाहिए। सर जब इस तरह की सरकारें होंगी और इस तरह का पॉलिटिकल नेतृत्व होगा तो दंगा होगा ही सर। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, अगर कोई माफिया है, कोई गुंडा है, तो उसका नाम क्या है ये कभी चर्चा का विषय ही नहीं रहा। ये योगी आदित्यनाथ है सर, उनका कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश में, जहां से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता काडर बेचारा ये अपना दुख बताता है कि बताइए साहब हमको जो है वो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले उतना भाव नहीं देते। ये योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने 17 से 22 वाले टर्म में ही कहा कि भारतीय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि थानों के चक्कर न लगाए, थानों पर काम के सिलसिले में न जाए। तो सर इसको कई जगह जो है वो दुख के रूप में जरूर कहा जाता है, लेकिन सर जब आपको एक सम्यक चरित्र रखना होगा और लाठी को केवल लाठी का जो पात्र है उसको खोजने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो अवनीश की भी पीठ हो सकती है अगर अवनीश गलत निकला तो यहां तो कुछ थोड़ा बहुत तो वो राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। सर मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी रहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के, तो बातचीत घरों तक आती थी, स्पष्ट निर्देश होते थे सर नहीं करना है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारी सेना के हाथ बंधे हुए थे, वही चरित्र इस देश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी रहा है सर, और यही वजह थी। और आपने एक और अच्छी बात कही कि 3-3 लोग थे उसी वर्ग से और दंगा नहीं रुका। कैसे रुकेगा सर? बेनिफिशियरी ही अगर जिम्मेदारी की जगह पे है तो वो रुकने देगा सर। मैं तो भला मनाता हूं कि 1 महीने में रुक गया। मुजफ्फरपुर दंगा, आपने मेरठ की बात की सर, नया देख लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में 2017 के परिवर्तन से पहले मुजफ्फरपुर दंगा क्या 24 घंटे चला? नहीं सर, एक लंबी सीरीज चली और चलती रही, और ऐसे दंगे लगातार चलते रहे, गांव तक फैल गया। मतलब गांव में कभी नहीं फैलता था, गांव तक फैला। उसका कारण एक ही हो सकता है सर
कि राजनीतिक नेतृत्व का संरक्षण, उसकी मंशा कि जब तक इन्हें खेलना है खेलने दो। और यहां अब वो स्थिति बदल चुकी है, चाहे वो माफियाओं का सफाया हो, चाहे वो मजहबियों का सफाया हो। और जब मैं मजहबी कहता हूं तो लॉ एंड ऑर्डर का कभी भी विषय दंगा नहीं रहा है मजहबी, ये मजहबी विषय रहा है। जिस तरीके से मेरा स्पष्ट मानना था 370 समाप्त होने से पहले, लोग कहते थे वहां पॉलिटिकल इशू है, नहीं है साहब। जम्मू कश्मीर का विषय पॉलिटिकल कभी नहीं था और न कभी हो सकता है। वो साफ तौर पर विशुद्ध मजहबी इशू था और गजवा हिंद उसकी गर्भ नाली। योगी जी ने वही पकड़ लिया है और उस वर्ग को, उस दंगाई की भीड़ को ये समझ में आ चुका है कि एक काबिल डॉक्टर शहर में आ गया है। तो सर, जब बीमारों के बीच में ये मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाता है कि एक काबिल डॉक्टर शहर में आ गया है, तो या तो बीमारी का बहाना करने वाले और बिना मतलब नखरे करने वाले कहते हैं नहीं अब मैं भला चंगा हो गया हूं, यानी सुधर गया हूं, और या जो उसके बावजूद भी बीमार हैं फिर उनका इलाज हो जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार इलाज करके दे रही है। इसीलिए आप देखिए योगी आदित्यनाथ, कई लोग कहते हैं सब, जब संभल के मामले में उन्होंने एक अच्छे तरीके से अपने कर्म का पालन कर रहे, अपने उसका ड्यूटी का पालन कर रहे एक सीओ के पीछे खड़े हो जाते हैं और तन के खड़े हो जाते हैं और ओन करते हैं, तो फिर यह क्या होता है कि अगर तुम न्यायप्रिय हो, चाहे तुम एक छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो, तुम्हारी न्यायप्रियता, तुम्हारे अपने संकल्प और कार्य करने की जो 100% की ईमानदारी है, उसको तुम्हारा पॉलिटिकल नेतृत्व संरक्षण देता है। तो एक तरफ इस तरह का संरक्षण और दूसरी तरफ दंगाइयों को संरक्षण, ये वो एक लंबा गैप है जो एकदम मतलब बिल्कुल एक दो ध्रुवी है, एकदम उलट है। तो ये स्थिति में परिवर्तन आया है। इसलिए, और मैं एक बार फिर इस टेक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि सर, योगी जी ने जो एक राजनीतिक फिलॉसफी और इतनी लाउड एंड क्लियर खुल के दिया है, ये अगर प्रदेशों के बाहर प्रदेश दर प्रदेश पहुंचे और थोड़ी सी सकारात्मकता नजर आती है, क्योंकि बहुत सारा काम अभी होना बाकी है निश्चित तौर पर। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा जब नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसे मुख्यमंत्री पाए जाते हैं जिनका फंडा बिल्कुल क्लियर होता है, योगी आदित्यनाथ उसको अगर नेतृत्व देते हैं, और उसके बाद पुष्कर धामी जैसे देवभूमि के एक ऐसे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री होते हैं जिनके भी फंडे बहुत क्लियर होते हैं, चाहे काशीपुर देख लीजिए, चाहे अवैध लैंड जिहाद देख लीजिए, इन सारे मामलों को लेकर। तो इस परंपरा को अब सिर्फ एक प्रदेश का मैटर नहीं रहना चाहिए, उसको पैन इंडिया बनना चाहिए। और एक बार ये बात सबको स्वीकारनी चाहिए कि ये सब कुछ 2014 में आई हुई राष्ट्रीय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, उसके छाया में ये सब कुछ संभव है। इसलिए इस सत्ताओं की निरंतरता भी लगातार बनी रहनी चाहिए, डॉक्टर के लगातार पर्चे और दवाओं की खुराक जारी रहना चाहिए, बीमारी अगर जड़ से समाप्त होनी है। अवनीश जी, यदि योगी आदित्यनाथ ना होते तो ये दंगा उन्मूलन और ये माफिया उन्मूलन नहीं हो पाता, और इसी से जुड़ा हुआ है फिर प्रदेश का विकास जो बहुत द्रुत गति से इस समय आगे बढ़ रहा है। और खुद योगी जी ने ही पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि 70,000 करोड़ का सरप्लस हमारे पास है, जिसकी वजह से तमाम योजनाएं रुक नहीं रही हैं, दौड़ रही हैं। ये जो उत्तर प्रदेश बदला है, जो विकास का, शांति का जो एक वातावरण बना है, केवल इसलिए कि योगी जी सौभाग्य से प्रदेश को मिल गए और दंगा उन्मूलन भी हो गया और माफिया उन्मूलन भी हो गया। बिल्कुल सर। सर, अगर घर में अशांति हो, मोहल्ले में अशांति हो, तो चाय पीने के लिए मेहमान भी नहीं आता सर, किसी भी घर में, किसी भी लोकेलिटी में। सड़कें अगर कीचड़ से भरी हो, बिजली गायब रहती हो, असुरक्षा का भाव हो, सुअर लौटते हो, गंदगी फैली हो, तो एक मेहमान भी आपके घर आना पसंद नहीं करेगा, हमारे घर आना पसंद नहीं करेगा। तो अगर किसी प्रदेश में अराजकता का माहौल हो, दंगे का माहौल हो, बिजली नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, कौन सा उद्योग आएगा सर? और फिर कहाँ का विकास होगा सर? तो निश्चित तौर पर 2017 और ये क्रम
2014 से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है सर 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसको केंद्रीय योजनाएं जो राष्ट्रीय हित की थी, जो प्रदेश हित की थी, उन्हें लागू ही नहीं करना था। चाहे वो आयुष्मान योजना हो जो जनता के लाभ के लिए था, चाहे वो राजमार्गों के प्रोजेक्ट हो जिनके जमीन के एक्विजिशन के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होती है। तो जब वो कॉपरेशन नहीं था, और यहीं पर मुझे वो डबल इंजन वाला इनका कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि क्यों इतना जरूरी है। और 2017 से वही पंख लगे। योगी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बिजली सही की, फिर लॉ एंड ऑर्डर एक साथ शुरू हुआ, उसके बाद उद्योगपतियों का ध्यान गया। और जब उद्योगपतियों का ध्यान गया तो आप देखिए इन्वेस्ट यूपी जैसे बड़े आयोजन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रधानमंत्री जी का आना, सारे देश और विदेश से उद्योगपतियों को इकट्ठा करना, सिंगल विंडो सिस्टम करना, टास्क फोर्स बनाना, अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करना, एक एक उद्योगपति के पीछे तैनात करना, उसे जमीन कैसे अलॉट हो, उसे बाकी सुविधाएं कैसी हो। तो ये सारा कुछ जब एक साथ होता है, और इसके लिए सर पॉलिटिकल नेतृत्व जो हायर नेतृत्व होता है उसका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पावर्स, ये योगी आदित्यनाथ जी ने गजब का किया है सर। ये आराम से काम कर रहा था, इस पर नजर नहीं गई थी लोगों की। लेकिन सबसे पहले ये जो टास्क फोर्स और एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाली जो इनकी शैली जो इन्होंने 17 में ही डेवलप कर दी थी, इसको सबसे अच्छी तरीके से काम करते हुए और लोगों की निगाह में पहली बार आया कोविड डेज में, जब 5 कालिदास मार्ग पर 3-3 टास्क फोर्स, जिनको योगी के 9 रत्न, बाद में वो 16 रत्न और बाद में वो 24 रत्न कहा गया, ये एक ऐसी सेंट्रलाइज टीम। और वो ऐसा नहीं है कि कोविड डेज के लिए स्पेशली बनी थी और समाप्त हो गई, नहीं साहब, वो 2017 से ही थी। प्रशासनिक अधिकारियों की एक ऐसी टीम जो कि विभागों के बीच में जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंटर में किया है कि रेल का रोड से, रोड का फलाने डिपार्टमेंट से, पर्यावरण से, तो इनका उनसे, ये जो गतिरोध है ये समाप्त हो। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में भी यही किया। पहले लोग सिंगल विंडो सिस्टम कोई नया नाम थोड़ी ना है सर, लेकिन वो केवल नाम के लिए हुआ करता था। दूसरा, जब मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पावर्स जो है, तो वो जब एक तरह से हुआ, उसमें जिम्मेदारी भी थी, जो विभाग उसके लिए जिम्मेदार है उसकी भागीदारी भी थी, लेकिन सेंट्रल कमांड स्तर पर उसकी लगातार मॉनिटरिंग। और मुख्यमंत्री जी सर, जो मुख्यमंत्री सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ के और 7 साढ़े 7 बजे तक वर्क काम की टेबल पे हों, युवा हों, काम के अलावा उनके पास कुछ और नहीं है, तो सर उनसे अपेक्षा न की जाए तो कैसे की जाए। और मैंने, आपने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी 17 में न मिले होते तो क्या होता, लोग 14 से 17 उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर लें, परफॉर्मेंस देख लें, यह बात अपने आप में सिद्ध हो जाएगी कि 14 से 17 तक उत्तर प्रदेश, जबकि के सेंटर में मोदी थे, लेकिन फिर भी 14 से 17 का उत्तर प्रदेश देख लीजिए और 17 से बाद वाला उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तो बड़ा स्पष्ट है सर। और एक चीज और सर, योगी जी के फंडे बड़े क्लियर हैं, पहला। दूसरा, वो अपनी बात को लेके, अपने काम को लेके कभी अपोलोजेटिक नहीं होते, अनअपोलोजेटिक आदमी। बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है अवनीश जी। ये जो अदालतों का दखल, ये जो टिप्पणियां, ये जो पीआईएल, ये जो कवर फायर देने वाले राजनीतिक दल और उनके नेता, आज भी समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से निकलने की तैयारी कर रहे थे कि जरा चलें, बरेली विहार करके आए, पर्यटन करके आए, वहां पर फोर्स लगाई गई है। ये जो भड़काने वाले और चिल्लाने वाले, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स भी नहीं कहूंगा, डर्टी पॉलिटिक्स है, ये सब मिल करके कबाड़ करते हैं, पूरी व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश करते हैं। जो सुधार हो भी रहे हैं, जो डेडिकेशन दिखाई देता है, उसको डिरिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, इनके पास और काम क्या है। लेकिन इसमें सकारात्मक बात यह है कि मैं धीरे धीरे भारत की राजनीति में वोट बैंक नाम चीज को न्यूट्रलाइज होते हुए देख रहा हूं।
उसके मेरे पास आधार है। 2014 सर, जिस वोट बैंक की तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं, दर्शक समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कौन सा वोट बैंक के नाम पर इस देश में एक ही वोट बैंक है जिसके हरे रंग का। सर, क्या उसने चाहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में आ जाए? नहीं, प्रचंड बहुमत से आई। क्या 5 साल की अपने उस दुख को झेलते हुए, कष्ट को झेलते हुए 2019 में सर जितनी मौजूद ताकत थी उस सारी ताकत को लगा दिया, लेकिन नहीं रोक पाए। 2024 में 240 के सामने अगराने वाले और खुल के नाचने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, क्या उसमें वो शामिल नहीं थे? लेकिन फिर भी ये तो हार्ड फैक्ट है ना सर कि तीसरी बार भी सरकार बनी। वो बैंक तो है सर, उस बैंक का इंटरेस्ट फ्री लोन भी है, उस बैंक के ग्राहक भी हैं, उसके ब्रांच मैनेजर भी हैं, उसके फाइनेंसर और फंडर भी यही तो मौजूद हैं सर, लेकिन नहीं हो रहा। 22 साल के बाद, सॉरी हाँ 22 साल के बाद सर ना, 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 का रिजल्ट 2022 में दोहरा दिया गया और कोई चुनी हुई सरकार वापस आ गई, वो भी योगी आदित्यनाथ जी की। वोट बैंक कहां था सर? वोट बैंक तो यही है ना सर। सकारात्मक बात यह है कि वोट बैंक नाम की राजनीति भारत में अब खरीदी और बेची नहीं जा पा रही, बेचने का असफल प्रयास जरूर हो रहा है। यहां पर हमें सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपने जो कहा ना कि खतरे बहुत है, चुनौतियां बहुत है, निश्चित है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को या सकारात्मक और राष्ट्रवादी राजनीति को अभी भी 40% या 40 से कम ही जो वोटों की भागीदारी मिल रही है, इसे आगे बढ़ाने की और उत्तरोत्तर आवश्यकता है, तब ये परमानेंसी आएगी। क्योंकि सर अगर एक गैप भी हुआ, एक बार भी आप चूके, तो यू टर्न आने में और यथास्थिति बहाल होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसको कोई ये ना सोचे, या हमें इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि अगर ये नहीं रहे तो सब खराब हो जाएगा, विकल्प क्या है? बिल्कुल नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है, विकल्प के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यहां जरा स्पष्टता होनी चाहिए सर। डिवाइडर पर चलने का समय चला गया सर। या तो आप सड़क के इस हिस्से में हैं या सड़क के इस हिस्से में हैं। जब आपका मुख्यमंत्री एक 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है गजवा हिंद वालों को जहन्नुम का टिकट दिया जाएगा, तो स्पष्ट है सर, पॉलिटिकल नेतृत्व में अस्पष्टता है। फिर जनमानस में, वोटर में अस्पष्टता होनी चाहिए, समाज में भी अस्पष्टता होनी चाहिए, वरना आपने बिल्कुल सही कहा, खतरे हैं। ये प्रयास अपना जारी रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि ये कहीं चले गए हैं, विलोपित हो गए हैं, ये मौजूद हैं सर। और इसीलिए कम्युनिस्ट जब कवर फायर देते हैं कांग्रेस को, तो कहते हैं कि 60% वोट अभी भी तुम्हारे खिलाफ है। ये सही है सर, ये तो सही है, इसमें कहाँ गलत है। लेकिन हमारे लोकतंत्र का सिस्टम यह है कि भाई ठीक है 40% पे सरकार बन रही है, लेकिन यही सत्ता की निरंतरता लगातार कायम रहनी चाहिए, वरना खतरे हैं। मैं दर्शकों को जरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान दिखा देता हूं। ये मॉरिशस में थे, वहां इन्होंने बोला बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना, और सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। जल्लाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है, इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। CJI मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सरकार एक साथ जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकती, वही जो ऊपर कहा इन्होंने। लेकिन साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डिटेल है जो उन्होंने नवंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 24 सितंबर में भी एक आदेश पारित किया है, और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन शोकॉज नोटिस का, के शोकॉज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा,
और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने को नोडल अधिकारी तय होंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड किया जाए। तो योगी सरकार तो सारी औपचारिकताएं पूरी करती है, सारे काम करती है। सर, इन साहब की 1000 बातों का सिर्फ एक जवाब। पिछली बार जब इन्होंने गाइडलाइन बनाया था तो इन्होंने कहा था कि किसी भी अवैध पर बुलडोजर एक्शन को हम नहीं रोकने वाले, नहीं रोक रहे हैं। बिल्कुल। और योगी सरकार किसी वैध पर चलाते नहीं है। बात खत्म हो गई। आप प्रक्रियाओं का पालन, निश्चित तौर पर सारी प्रक्रियाओं का पालन है। और एक चीज और कहता हूं, 2017 से यूपी में चल रहा है सर। मैं बार बार कहता था कि जिस भारत में किसी एक अदने से कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाए तो वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके चला आता था और अधिकारी के मुंह पे मार देता था और ठसक से बैठ के वहीं पर काम करता था। आप एक नाली बनाने चले जाएं, एक खड़ंजे में एक ईंटा लगाने चले जाएं, स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड नाम का एक पैरे का ऑर्डर लाके मुंह पर फेंक दिया जाता था, स्टे ऑर्डर। 2017 से बुलडोजर एक्शंस लगातार चल रहे हैं। अगर कागज पत्र में कमी थी, अगर उसकी वैधानिकता पर कोई कमी थी, तो स्टेज क्यों नहीं मिलते रहे सर? सबको अधिकार है ना, जाएं कोर्ट से स्टे लेके चले आए। स्टे इसलिए नहीं मिलता कि सरकार आपकी ही गाइडलाइन बनाई हुई है और आप कहते हैं कि अवैध पर बुलडोजर हम रोकेंगे नहीं और योगी वैध पर बुलडोजर चलाते नहीं। तो इन्हीं सारी दोनों लाइनों के बीच में सारे गाना है सर। आप अपना गाना मॉरिशस में बजाइए या कहीं और बजाइए। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में पर्याप्त डीजल है और कागज पत्र तैयार हैं। अधिकारी उनके बड़े अच्छे बच्चे हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हों, चाहे बाकी के हों, नगर निगमों के हों, चाहे रेवेन्यू के हों, वो सारे लोग अपने कागज तैयार करके रखते हैं। और अगर अब्दुल का लड़का मुश्ताक दंगाई है और अब्दुल का मकान अवैध है तो उसको नोटिस देके गिराना, अब्दुल और मुश्ताक के बीच के संबंध को जोड़ना, तो फिर ये आपका गिल्ट बताता है। लड़का दंगाई है, इसके कारण अवैध पिता का मकान बच जाएगा, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ सर। और यही वजह है कि अदालत कसमसा के तो रह जाते हैं, वो इकोसिस्टम कसमसा के तो रह जाता है, लेकिन योगी जी का बुलडोजर रोक नहीं सकता क्योंकि पालन करते हैं नियमों का। आप कर लीजिए जो करना। और मेरी तो सूचना ये है, आप शायद पुष्टि करें उसकी, केवल बरेली की बात नहीं है, केवल प्रयागराज की बात नहीं है या कानपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जहां जहां सो कॉल्ड सेंसिटिव इलाके हैं, इन्हीं की भाषा में अगर मैं कहूं तो जहां जहां सेंसिटिव इलाके हैं, उनमें जो जो दंगाई किस्म के लोग हैं या आगे जाकर के लोगों को भड़का सकते हैं, उकसा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, उन सब के मकानों पर ऑलरेडी नोटिस इशू हो रहे हैं, हो चुके हैं। यानी पहले से ही 6 महीने, साल भर, 1.5 साल पहले से ही उन सबको नोटिस गए हुए हैं। सर, बहराइच में जब ये मामला शुरू हुआ था, ये क्रम उसी समय से जारी है, रुका ही नहीं। अभी 2 महीने पहले जो नेपाल सीमा से लगे हुए जनपद हैं, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कपिलवस्तु, ये सारे जिले, वहां पर केवल अवैध रिहायशी मकान नहीं ऐसे एलिमेंट्स के, बल्कि सो कॉल्ड मदरसे, सो कॉल्ड इस तरह के मकतब, इस्टेब्लिशमेंट जो शक की निगाह में है और जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं, उन सबको किया है सर। कानपुर के कंटोनमेंट एरिया में 140 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को खाली करा के बुलडोजर चला के सेना को दे दिया योगी आदित्यनाथ ने। खुद उनके अपने शहर में, गोरखपुर की मैं बात बता रहा हूं सर। आधार इनका क्या होता है? बड़ा सिंपल सा आधार है सर। और प्रशासनिक अधिकारी का पुत्र होने के नाते मतलब ये बड़ा, इन लोगों के पास इतना तरीके होते हैं, बस इस तरीकों का राजनीतिक पॉलिटिकल नेतृत्व इस्तेमाल नहीं करने देता था। बिल्कुल सर, नक्शा यानी नगर निगम अपने कागज निकाल ले, रेवेन्यू के अधिकारी अपने कागज निकाल लें, तहसील का अधिकारी अपने कागज निकाल दे, एसडीएम साहब अपना ऑफिस कंगाल लें। सर, अवैध की पहचान हो जानी है और अवैधता सबसे ज्यादा इन्हीं दंगाइयों में निकलती है। तो इसके लिए क्या करिएगा सर? तुम्हारा नैसर्गिक गुण है। तो जब तुम्हारा नैसर्गिक गुण वो है
तो वो एक शेर ये लोग बार बार कहते हैं ना कि एक हमारा मकान थोड़ा ही है, जलेंगे जलेगा पता नहीं क्या शहर, तो और भी घर जलेंगे, इस शहर में अकेला मकान मेरा ही तो तेरा ही थोड़ी नहीं। तो भाई तेरा ही मकान सबसे ज्यादा अवैध है और तू ही अवैध के धंधे में लिप्त है, हर काम तेरा अवैध है। आप बताइए सर, ये मौलाना बरेली वाला, इसने अपना ऑफिस सरकारी नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बना के रखा हुआ था, मिल्लत का ऑफिस। तो अवैधता में लिप्त तुम ही हो सर से पांव तक, तो सबसे ज्यादा आओगे ही तुम ही। इसके लिए योगी जी थोड़ी भी कुछ कर सकते हैं। वो तो अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बैठती है, रेवेन्यू के भी आ जाते हैं उसमें, नगर विकास के भी आ जाते हैं उसमें, नगर निगम के भी आ जाते हैं, कागज निकलता है, नक्शा पास नहीं है। एक कहावत कही जाती है सर कि अगर ट्रैफिक के एक अधिकारी या एक साहब अगर ठान लें और आप एक बाइक या कार एक वकील, सीनियर लायर वकील के साथ खड़े होके सारी वैधानिकता अगर पूरी करके और शोरूम से निकालें, और एक ट्रैफिक हवलदार अगर चाहे तो इसका हमें चालान करना है, तो उसके पास आधार निकल आते हैं सर। योगी जी इसी मॉडल पे काम करते हैं। और वैसे भी एक पूरा अभियान चलाया गया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मस्जिद है, कौन सा मदरसा है, और कहाँ कहाँ पर इनके यतीम खाने हैं, कहाँ इनकी कब्रिस्तान है, वो सब की जांच पड़ताल करा ली गई थी। वो सारा कुछ हिसाब किताब अब तहसीलदार से लेकर के एसडीएम तक और ऊपर डीएम तक सबके पास है, सरकार के पास भी है। तो ये तो दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाता है योगी से बेहतर कोई नहीं जानता है, और माफिया अब ढूंढे नहीं मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।